हम लोग पारिस्थितिकी पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, किस तापमान पर एंजाइम नष्ट हो जाते हैं? किस तापमान पर एंजाइम नष्ट हो जाते हैं? तो एंजाइमों की सबसे अधिकतम सक्रियता जो होती है वो आपको 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। यानी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो निष्क्रिय हो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते हैं। लेकिन उसके नीचे टेम्परेचर माइनस में जब जाएगा तब भी वो नष्ट नहीं होंगे। नष्ट होंगे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो एंजाइम नष्ट हो जाते हैं यहाँ 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर निष्क्रिय होकर नष्ट हो जाते हैं। जबकि 0 डिग्री और उससे नीचे जाने पर वो निष्क्रिय होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। और सर्वाधिक सक्रियता उनकी होती है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। ठीक। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस रंग के प्रकाश का प्रयोग होता है? तो प्रकाश के जो 7 रंग हैं उसमें बैगनी या पीनाला में जो 2 रंग हैं, लाल और नीला, उनका प्रयोग लाल और नीला इनका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है। 2 रंगों का प्रयोग होता है। तो इस विकल्प में जो विकल्प दिया गया उसमें लाल होगा। तो लाल और नीला इन 2 रंगों का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है। पीला, बैगनी, नारंगी इनका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कौन सी होती है? वर्षा के जो प्रकार हैं जैसे पर्वतीय वर्षा है, संवहनीय वर्षा है, चक्रवाती वर्षा है, कृत्रिम वर्षा है। तो इसमें सर्वाधिक वर्षा विश्व में आपकी पर्वतीय वर्षा होती है। जब वाष्पयुक्त वायु किसी पर्वत के समानांतर चलती है और फिर आगे पर्वत द्वारा उसे ऊंचा उठाया जाता है, फिर वह संघनित होकर वर्षा कर देती है। तो पर्वतीय वर्षा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है पर्वतीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा वो है जब गर्म वायु ऊपर उठती है और वो ऊपर उठकर संघनित होती है और फिर वर्षा करती है। यह वर्षा मुख्यतः जो विषुवत रेखीय डोलड्रम क्षेत्र है उसमें होती है। चक्रवाती वर्षा मुख्यतः जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के माध्यम से होती है और बहुत ही उथल पुथल वाला मौसम इस समय होता है। इस वर्षा के दौरान जो गर्म वायु राशि के शीतल वायु राशि के ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया से वह वायु संघनित होती है और वर्षा होती है। भीषण तूफानी दशाएं इस वर्षा के दौरान उत्पन्न होती हैं। ठीक। कृत्रिम वर्षा को आप लोग जानते ही हैं, तो इसको आगे एक प्रश्न के रूप में कृत्रिम वर्षा यानी मेघविजन को भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, मानव और पर्यावरण के बीच संबंध का सही क्रम चिन्हित कीजिए। मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध शुरू से मानव के इतिहास से लेकर अब तक पर्यावरण के साथ मानव का जो संबंध रहा है उसका सही क्रम क्या है? तो इसमें जो पहला विकल्प है उसमें दिया गया है कारक, रूपांतरकर्ता, विध्वंसकर्ता, परिवर्तनकर्ता। यानी मानव पर्यावरण का कारक रहा है या उस रूपांतरकर्ता रहा है, विध्वंस करता रहा है, परिवर्तन करता रहा है। तो सबसे पहले वह क्या था, उसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या बना। तो इसमें जो क्रम, यह जो क्रम ग में दिख रहा है, मानव सबसे पहले वो कारक था, फिर रूपांतरकर्ता बना, फिर परिवर्तनकर्ता बना और अंत में वो विध्वंसकर्ता बन गया। यानी जब मानव आयावरी जीवन व्यतीत कर रहा था, जैसे अन्य जंगल में पशु हैं वैसे ही मानव भी अपना जीवन जंगल में बिता रहा था, कंदमूल खाकर, नदियों से पानी पीकर। तब वह पर्यावरण के एक कारक के रूप में था। उसके बाद जब वो पशुपालन करना शुरू किया तो रूपांतरकर्ता बना, जब कृषि करना शुरू किया तो परिवर्तनकर्ता बना और जब औद्योगिक युग आया तब वह विध्वंसकर्ता के रूप में देखा गया। अगला प्रश्न है, 2 कथन हैं, इन 2 कथनों में से कौन से कथन सही हैं उसको बताना है। पहला कथन है, पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। यह भी कथन सही है। यानी अ व दोनों कथन सही है। ठीक।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है? भौतिक पर्यावरण का तत्व, पर्यावरण के जो विभिन्न तत्व हैं उसमें एक भौतिक तत्व है, दूसरा जीवीय तत्व है या जैविक तत्व है, तीसरा सांस्कृतिक तत्व है और चौथा को हम लोग ऊर्जा का तत्व भी कह सकते हैं। तो 4 तत्व मुख्य रूप से हैं, भौतिक, जैविक या जैवीय, सांस्कृतिक और ऊर्जा। तो इसमें भौतिक तत्व कौन कौन से हैं? भौतिक पर्यावरण में किनको शामिल नहीं किया जाएगा? तो भौतिक में जैसे मिट्टी है, भूमि के जो प्रकार हैं, खनिज लवण है, ये सब भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं। लेकिन वनस्पति जो है ये जैवीय पर्यावरण का तत्व है, जैवीय पर्यावरण का तत्व है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं फ्रेडरिक रेटजल, जर्मन विद्वान है फ्रेडरिक रेटजल। ये पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं। इनका कहना है कि मानव की जो भी गतिविधि है, उसकी जीवन शैली, आर्थिक गतिविधियाँ, सामाजिक संरचना, ये सब कुछ उसका पर्यावरण तय करता है और मानव निष्क्रिय रूप से पर्यावरण के अनुसार खुद ढल जाता है। यानी मानव की यहाँ निष्क्रियता की बात की गई, यानी पर्यावरण मानव पर प्रभावी है, यह फ्रेडरिक रेटजल का कहना है। कार्ल डिटर, ये जो है तुलनात्मक भूगोल के प्रतिपादक माने जाते हैं। तुलनात्मक भूगोल के प्रतिपादक कार्ल डिटर माने जाते हैं। ग्रिफिथ टेलर, ये जो है प्रवास सिद्धांत इनका है। ग्रिफिथ टेलर का प्रमुख एक सिद्धांत है प्रवास सिद्धांत। इसमें वो कहते हैं कि मानव जातियाँ विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में विकसित हुई और वहीं रहते हुए उनमें कुछ विशिष्टताएं आ गई हैं। ब्लास, ये संभववाद के प्रतिपादक है। संभववाद ये कहता है कि मानव जो है प्रकृति से विभिन्न संभावनाओं को तलाश लेता है, उनको प्रकृति को जो चीज़ें हैं, पर्यावरण जो है, उनको अपने अनुसार उनमें अपनी संभावनाएं ढूंढ लेता है। तो यहाँ वो निष्क्रिय नहीं है, यहाँ सक्रिय है, लेकिन निश्चयवाद में मानव निष्क्रिय है। अगला, ग्रीन वॉश इंगित करता है। ग्रीन वॉश क्या इंगित करता है? तो ग्रीन वॉश पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा है। ग्रीन वॉश पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरण के वर्गीकरण का अंश नहीं है? पर्यावरण को हम लोग जब वर्गीकृत करते हैं, जैसे इसके पहले हम लोगों ने एक प्रश्न देखा था जिसमें भौतिक पर्यावरण की बात कही गई थी। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और ऊर्जा संबंधी पर्यावरण, तो 4 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। मुख्य रूप से उसे भौतिक कह सकते हैं, जैविक और सांस्कृतिक कह सकते हैं। भौतिक में हम ऊर्जा को भी शामिल कर लेंगे क्योंकि सूर्य और भूमिगत ऊष्मा यही 2 प्रमुख ऊर्जा के स्रोत हैं, तो भौतिक में शामिल हो जाएंगे। जो परिचालन पर्यावरण है, इस तरह की कोई चीज पर्यावरण के वर्गीकरण का अंश नहीं है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। ठीक। अगला, मेघ विजन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? मेघ विजन की जो प्रक्रिया है, मेघ विजन जो कराया जाता है, यानी कृत्रिम वर्षा, मेघ को पैदा किया जाता है कृत्रिम रूप से, तो वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिकों के माध्यम से यह क्रिया कराई जाती है। ठीक। औद्योगिक क्रांति के पहले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी थी? औद्योगिक क्रांति के पहले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 290 ppm थी, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, ppm का मतलब है पार्ट पर मिलियन। तो 290 पार्ट पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी औद्योगिक क्रांति के पहले। 2024 में यह मात्रा 426, लगभग 426 ppm हो गई है। 426.91 ppm यह 2024 तक मात्रा हो चुकी है। अगला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में पारिस्थितिकी का जनक
रामदेव मिश्र को माना जाता है। BHU में ये वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे और भारत के पहले विद्वान थे जिन्होंने पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर रिसर्च किया और फिर कई वहाँ से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करके इन्होंने अपने विद्यार्थियों को इस विषय पर रिसर्च कराया। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं रामदेव मिश्र। रामदेव मिश्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के भारत में जनक माने जाते हैं। ठीक, अब MS स्वामीनाथन ये आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। MS स्वामीनाथन आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। राजेंद्र सिंह का नाम हम लोगों ने सुना ही है। राजेंद्र सिंह जो हैं वो एक पर्यावरणविद हैं और इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में विशेषकर जल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसे इसलिए इन्हें जल पुरुष भी कहा जाता है। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष भी कहा जाता है और इनके लिए इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला। स्टॉकहोम वाटर प्राइज से भी इन्हें नवाजा गया है। सालुमर्दा थिमक्का भी भारत की एक प्रख्यात पर्यावरणविद हैं, कर्नाटक की, और इन्होंने लगभग 400 बरगद के वृक्षों सहित 8000 वृक्षों का रोपण किया है। इसलिए इन्हें वृक्ष माता भी बोला जाता है। वृक्ष माता इन्हें बोला जाता है, कर्नाटक की हैं। ठीक, गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? गहन पारिस्थितिकी। तो गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नी नेस द्वारा किया गया। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नी नेस द्वारा किया गया और अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र की बात की थी। तो पारिस्थितिकी तंत्र कर रहे हैं। पारिस्थितिकी की बात सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल द्वारा किया गया था। इकोलॉजी, जो कि इकोलॉजी शब्द जो बना था वह 2 ग्रीक शब्दों से बना था, ओइकोस और लोगस। ओइकोस और लोगस 2 शब्दों से बना था। ओइकोस का मतलब है घर और ये ग्रीक शब्द है, और लोगस का मतलब है अध्ययन, स्टडी। तो इन 2 शब्दों से इकोलॉजी बना और इस शब्द को गढ़ने वाले अर्नेस्ट हैकल थे। इस प्रश्न का उत्तर अर्नी नेस है। अब गहन पारिस्थितिकी क्या है? गहन पारिस्थितिकी है कि हम जब पर्यावरण का अध्ययन या पारिस्थितिकी का अध्ययन इस रूप में करें, और पर्यावरणीय और जो गहन पारिस्थितिकी है यह एक ऐसी पर्यावरणीय अवधारणा है जो सभी जीवित प्राणियों के मूल्यों को बढ़ावा देती है। ये सिर्फ मानव के हित में नहीं सोचती है, बल्कि सभी प्राणियों को बढ़ावा देने संबंधी पर्यावरण की अवधारणा है। और सिर्फ मानव के हितों को ध्यान में रखकर जब पर्यावरण की हम बात करेंगे तब उसे उथली पारिस्थितिकी कहते हैं, सैलो इकोलॉजी कहते हैं। तो गहन पारिस्थितिकी यह है। ठीक, अब यूजिन ओडम भी एक नाम है। यूजिन ओडम को आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। यूजिन ओडम को आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है यूजिन ओडम को। दासमैन जो हैं इन्होंने भी पारिस्थितिकी के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं और इनका कहना है कि यह एक एकीकृत करने वाला सामाजिक आंदोलन है। एकीकृत करने वाला सामाजिक आंदोलन है। तो ये पारिस्थितिकी या पर्यावरण के अध्ययन को या पारिस्थितिकी को ये सामाजिक आंदोलन के रूप में देखते हैं और इनका मानना है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को सम्मिलित कर पारिस्थितिकी का जब अध्ययन किया जाएगा
तब वह व्यवहारिक पारिस्थितिकी के रूप में जानी जाएगी। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घदीप्तिकाली पौधा नहीं है? दीर्घदीप्तिकाली, अब पौधों में कुछ पौधे दीर्घदीप्तिकाली होते हैं, कुछ अल्पदीप्तिकाली हैं, कुछ प्रकाश उदासीन पौधे हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन दीर्घदीप्तिकाली पौधा नहीं है। तो मुख्य रूप से इसका एक मोटा माटी एक कॉन्सेप्ट यह है कि दीर्घदीप्तिकाली पौधे वो हैं जो अप्रैल मई के आसपास पकते हैं, वो दीर्घदीप्तिकाली पौधे हैं। और जो अक्टूबर नवंबर के आसपास पकते हैं वो अल्पदीप्तिकाली पौधे हैं। तो इसमें गेहूं, पालक, चना ये सब दीर्घदीप्तिकाली पौधे हैं। जो सोयाबीन है यह अल्पदीप्तिकाली पौधा है, यह अल्पदीप्तिकाली पौधा है, दीप्तिकाली पौधा है। ठीक। जो प्रकाश उदासीन पौधे हैं उसमें टमाटर है, मिर्च है, सूरजमुखी है, ये सब प्रकाश उदासीन पौधे हैं। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है? तो 30 से 35 डिग्री का जो टेम्परेचर है, इस तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो अधिकतम होगी। 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। जो पौधे वर्ष में होने वाले तापक्रम में परिवर्तन से अप्रभावित रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यानी वर्ष में जो तापक्रम में परिवर्तन होता है उसको जो पौधे सह लेते हैं उन पौधों को यूरिथर्मल बोला जाता है। और एक्सटर्नोथर्मल पौधे वो हैं जो जिन्हें संपूर्ण वर्ष स्थिर ताप की आवश्यकता होती है, यानी ताप में कोई परिवर्तन न हो, एक ही प्रकार का तापमान पूरे वर्ष रहे। तो उस तरह के पौधे, उस तापमान में जो पौधे रहते हैं उसे एक्सटर्नोथर्मल बोला जाता है। यूरिथर्मल वो है कि वर्ष में तापमान में अगर परिवर्तन होता है तो उन पौधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सह लेते हैं उसको। मेसोथर्मल, ये मध्य तापी पौधे हैं, यानी तापक्रम कुछ सर्दियों ये तक सह सकते हैं। उष्णकटिबंध में उगने वाले कुछ पौधे तथा उपोष्ण कटिबंध में उगने वाले अधिकांश पौधे। तो उपोष्ण कटिबंध के जो भी पौधे हैं वो सब मेसोथर्मल पौधे हैं। अगला है हेकिस्टोथर्मल। हेकिस्टोथर्मल इन्हें महान्यून तापी पौधे कहा जाता है, यानी जिन्हें टेम्परेचर की बहुत कम आवश्यकता होती है, टेम्परेचर की बहुत कम टेम्परेचर पर ये पौधे उगते हैं। यानी जो पौधे लगभग उष्णकटिबंध में लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर, शीतोष्ण कटिबंध में 3600 मीटर की ऊंचाई पर जो पौधे होते हैं उन्हें एक तरह से ध्रुवीय क्षेत्रों वाले जो पौधे हैं उन्हें हेकिस्टोथर्मल बोला जाता है। ठीक। तो कुछ पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने किया, फिर आगे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे।